नमस्ते। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और वॉरविक इंडिया फोरम के सभी आयोजकों को बधाई। मेरा विषय भारत विखंडन नामक मेरी पुस्तक का शीर्षक है, जिसे मैंने कई वर्ष पहले लिखा था। लगभग 20 मिनट पहले ही मुझे पता चला कि ये मेरा विषय था। ठीक है, ये देशभक्त लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको सदैव पता होना चाहिए कि संकट क्या है। आपको सदैव पता होना चाहिए कि किसका सामना करना है, ताकि आप इससे अनभिज्ञ नहीं रहें। पलायनवादी बनना बहुत सरल है, क्योंकि प्रवृत्ति है मेरा घर और मेरा परिवार ठीक है, मैं और मेरे बच्चे ब्रिटेन में अच्छा कर रहे हैं, मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता ने हमें निराश किया है। इस प्रकार हम पर आक्रमण किया गया और उपनिवेश बनाए गए, पहले मुगल और फिर यूरोपीय लोगों द्वारा। इससे छुटकारा पाने में 1000 वर्ष लग गए। इसलिए हमें व्यापक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। आपका स्वधर्म केवल स्वयं पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है, अपितु बहुत बड़ा है। मुझे प्रसन्नता है आपने भारतीय राष्ट्रगान के साथ आरंभ किया और आपको हमारे देश पर बहुत गर्व है। देशभक्त के रूप में आपको नकारात्मक धाराओं से अवगत होना चाहिए। मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं 20 वर्ष की उम्र से अमेरिका में रहा हूं और अब मैं 67 वर्ष का हूं। इतने वर्षों में मैंने शक्तियों को पाया जो भारत के लिए अनुकूल नहीं है। मीडिया के पक्षपात की जांच करने के लिए मैरी फाउंडेशन ने परियोजनाओं को निधि दी। हमने भारतीयों के बारे में टीवी के रूढ़िवाद और न्यूयॉर्क टाइम्स व वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रिंट मीडिया के पूर्वाग्रहों पर रिपोर्ट प्रकाशित किया। हमने शैक्षिक पूर्वाग्रहों पर बहुत कुछ किया है। कुछ रोचक हुआ जब मैं प्रिंसटन, जहां मैं रहता हूं, में दोपहर का भोजन कर रहा था। इस भोजन में सम्मिलित कुछ लोग अभी अभी भारत से आए थे। मैंने उनमें से एक से उनकी परियोजना के बारे में पूछा और ये कि वे भारत में क्यों थे। उन्होंने कहा कि वो इस अफ्रीकी दलित परियोजना का अंग थे। मैंने उस परियोजना के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक परियोजना है जिसमें वे भारत के दलितों को सिखाते हैं कि वे वास्तव में अश्वेत हैं और गैर दलित श्वेत हैं। अमेरिकी नस्लवाद का इतिहास भारत पर वैसा ही थोप दिया जाता है और श्वेतों द्वारा अश्वेतों के उत्पीड़न से समानता स्थापित की जाती है। वे अफ्रीकियों और दलितों के बीच भाईचारा स्थापित करने के लिए आए थे और उन्हें सिखाने आए थे कि सभी श्वेतों और गैर दलितों द्वारा प्रताड़ित हुए हैं। इसकी मंशा एक व्यवधान उत्पन्न करना थी। उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में आमंत्रित किया, जहां एक विखंडित भारत का एक बड़ा मानचित्र था, जो मेरी पुस्तक भारत विखंडन के मुख्य पृष्ठ पर है। ये विभिन्न क्षेत्रों और रंगों को जो विखंडित थे दर्शाता था और इस प्रकार मैंने इस भारत विखंडन की जांच आरंभ की। उन्हें इस पर बहुत गर्व था और उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ भी दोषपूर्ण था। वे एक सभ्य व्यक्ति थे। कोई भी भारतीय उनकी निंदा नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैं ये जानने के लिए उनका उपयोग कर सकता हूं कि ये निधि किसने दी, और उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। मैंने अमेरिका में इन सभी वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं से संपर्क किया। मैंने एक अनुसंधानकर्ता के रूप में जानकारी मांगी। मैंने कहा कि मैं भारत में उनकी व्यापक परियोजनाओं के बारे में लिखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपने प्रचार सामग्री के बक्से भेजे, रिपोर्ट, फ्लायर और वीडियो। उन्होंने सोचा कि मैं एक सामान्य भारतीय सोच की भांति प्रभावित होऊंगा कि वे हमारे देश में मानवाधिकार ला रहे हैं। तो मैंने इन लोगों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही मेरी मेज इस सारी सामग्री को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी और मैं पुस्तकों का एक संदूक भरने लगा।
मैंने कई एजेंसियों की सामग्री से कई संदूक भर दिए। मैंने इस सामग्री को स्कैन करने और अपने लिए एक विशाल सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन डेटाबेस बनाने के लिए प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कुछ इंटर्न भर्ती कर लिए। हमने अन्वेषण किया कि कौन वित्त पोषण कर रहा था, कितना पैसा जा रहा था और उनकी विचारधारा क्या है, और वे मानवाधिकार और नेतृत्व प्रशिक्षण के नाम पर नेताओं को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। वे बलपूर्वक उनका मत परिवर्तन कर रहे हैं और उन्हें भारत विरोधी सेनाओं में बदल रहे हैं। मैंने आलेखन आरंभ किया कि भारत में ये कहाँ हो रहे हैं। मैंने पैसे का स्रोत और उपयोग ढूंढने का निर्णय किया। स्वाभाविक है कि ये विद्यालय पानी या खाद्य परियोजनाओं जैसे परोपकारी परियोजनाओं के नाम पर भारत आता है, परंतु ये भिन्न है और किसी ने भी इतना शोध नहीं किया है, क्योंकि हमारे लोग बहुत बात करते हैं परंतु कड़े परिश्रम के इच्छुक नहीं हैं। मैंने इसका पीछा करने के लिए कई वर्ष लगाए और मैंने भारत में लोगों को नियुक्त किया जहां पैसा आता है। इसलिए यदि टेक्सास के किसी चर्च समूह का भारत में परियोजनाओं की एक श्रृंखला है, तो मैं अपने लोगों को जांच के लिए भेजता। किसी को यह भी देखना चाहिए कि अमेरिकी पक्ष और भारतीय पक्ष क्या कर रहा है और समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। आपको बिंदुओं को जोड़ना होगा। ये भारत में नहीं हो सकता है। पश्चिम में किसी को पैसे के मार्ग का पता लगाना होगा। कभी कभी मार्ग अप्रत्यक्ष है, बहुत से मध्यस्थों और संरचनाओं के साथ। मैंने भारत में एक टीम इकट्ठा किया और तमिलनाडु से आरंभ किया, क्योंकि वहां मेरे पास कुछ लोग थे। मैंने जो खोजा था वो इस पुस्तक भारत विखंडन की ओर ले गया। मैं उन्हें भारत विखंडन शक्तियां कहता हूं। वे भारत और अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, स्कैंडिनेविया और जर्मनी जैसे कई अन्य देशों के लोगों के बीच एक प्रकार का सहयोग है। मैंने पाया कि ये भारत विखंडन शक्तियां अच्छे ढंग से जुड़ी हुई हैं। वे प्रायः मिलते हैं। वे अपने लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे भारत जाना है, क्या और क्या नहीं कहना है। उनमें से कई भाषाएं जानते हैं और भारतीय कपड़े पहनते हैं। उनके पास भारत में उनके लिए इस प्रकार का काम कर रहे लोगों की एक बड़ी सेना है। मैंने सोचा कि मुझे बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी के कुछ मित्रों, कुछ हिंदू गुरुओं या भारतीय दूतावास से सहायता मिलेगी, परंतु कोई मेरी सहायता करने में इच्छुक नहीं था। या तो वे बहुत व्यस्त थे या वे क्रिकेट मैचों की जीत और जीडीपी से भारत की महानता को मापते थे, या ये किसी और का काम था। कुछ ने इस पर विश्वास नहीं किया। कुछ ने कहा कि हम इसके लायक हैं क्योंकि हम भयावह लोग हैं और जाति की समस्याएं हैं और महिलाओं को जलाते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम वास्तव में कभी भी एक राष्ट्र नहीं थे, और यदि भारत विखंडन शक्तियां हमें विभिन्न पहचानों और गाथाओं में विभाजित कर रही थीं और उनमें एक दूसरे के प्रति द्वेष भर रही थीं, तो संभवतः ये अच्छा है, क्योंकि भारत नामक ये अवधारणा एक दोषपूर्ण भारत है। मैंने ये सब देखा और इसने मुझे 25 वर्षों तक उद्विग्न किया। मैंने अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों से शीघ्र सेवानिवृत्ति ली और मैं इस काम को पूर्णकालिक रूप से करता हूं। भारत विखंडन मेरी कई परियोजनाओं में से केवल एक है। मैंने इस पर बहुत गंभीरता से काम करना आरंभ कर दिया और अंत में हमने इस पुस्तक को लिखा। पुस्तक दर्शाती है कि भारत को वैध एकीकृत राष्ट्र के रूप में नहीं दिखाने का ये एजेंडा एक पुरानी परियोजना है। ये विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म लेता है। ये अंग्रेजी राज में भी चल रहा था। कई लोगों ने भेदभाव उत्पन्न करने की मंशा से भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। आर्य द्रविड़ का पूरा विभाजनकारी सिद्धांत का जन्म 1800 में हुआ था। यदि द्रविड़ वास्तव में एक भिन्न लोग होते तो इतने साक्षर और प्रभावशाली होने के कारण वे इसके बारे में स्वयं ही लिखते। कुछ उत्तर भारतीयों द्वारा उत्पीड़न के बारे में हजारों वर्षों से तमिल कार्यों के विशाल संग्रह कुछ भी नहीं है।
जो बाहरी लोगों द्वारा उन पर आक्रमण करने की शिकायत करता है। न ही उत्तर भारतीय साहित्य भी कह रहा है कि हम गए और द्रविड़ों पर आक्रमण किया। ये विभाजनकारी गाथा 1800 में अंग्रेजों द्वारा गढ़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैक्स मुलर आर्य सिद्धांत के साथ आया था। अंग्रेजी राज के ईसाई मिशनरियों ने द्रविड़ सिद्धांत का निर्माण किया। लॉर्ड रिजले भारतीयों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली चाहते थे। उस समय डार्विन का विकास का सिद्धांत आया था और नस्ल विज्ञान प्रचलित था। पश्चिम में नस्ल विज्ञान विभाग थे और वे विभिन्न मानकों, शरीर के मानकों और नस्लों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों को स्तरीकृत करने का प्रयास किया कि कौन अधिक विकसित थे। जब वे जनगणना ब्यूरो के प्रमुख के रूप में भारत गए तो उनके पास एक उत्कृष्ट विचार था। भारतीय लोगों पर प्रयोग करने और भारत की विविधता का उपयोग करके पदानुक्रम निर्धारित करने और कुछ नस्लों को दूसरों की तुलना में अधिक विकसित दर्शाने का। उन्होंने पहली बार जातियों की संरचना की संकल्पना की और इसे औपचारिक रूप से लागू किया। पहली जनगणना के बाद जब वे विभिन्न जाति के नेताओं के पास गए, उनसे अपनी विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए कहा, तो उन्होंने विद्रोह करते हुए कहा कि वे किसी पदानुक्रम से संबंधित नहीं थे। तो तथाकथित कास्टों के प्रतिरोध था जो इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहते थे। कई शिकायतों के बाद भी जाति को थोप दिया गया। हर 10 वर्षों में जनगणना दोहराई गई और प्रतिरोध की मात्रा घटती गई और धीरे धीरे भारत के लोगों ने इसे स्वीकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इसमें विश्वास करना आरंभ कर दिया। मूर्खतापूर्वक स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने संविधान में वही संरचना अपनाई। ये जाति व्यवस्था लॉर्ड रिजले का आविष्कार थी। परंतु हमारे पास विविधता और विभिन्न समुदाय हैं। उन्हें जाति कहा जाता है। जाति कास्ट नहीं है। हमारे पास वर्ण है जो कि किसी व्यक्ति के गुण हैं, जो विरासत में नहीं अपितु व्यक्तिगत योग्यता से मिले हैं। कुछ लोग कुछ विषयों में अधिक कुशल हैं। इसका जन्म के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये तरलता बहुत लंबे समय से वहां रही है। यद्यपि दुर्व्यवहार किया गया है, कुछ लोग थे जो उन दुर्व्यवहारों को ठीक करते थे। भारत को कभी भी किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रही है जो हम तक मानवाधिकार लाए। लोगों ने आंतरिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान किया है। तरलता थी। परंतु लॉर्ड रिजले के साथ परियोजना थी विभाजन। औपचारिक रूप से जातियों में वर्गीकरण, कोटा के साथ आना, भिन्न भिन्न जातियों से भिन्न भिन्न व्यवहार करना और उन्हें एक दूसरे से लड़वाना आदि। ये भारत में आज भी वास्तविकता है। लोग पूछते हैं कि मैं शैक्षिक पूर्वाग्रहों के बारे में इतना चिंतित क्यों हूं और ये वास्तविक विश्व में कैसे प्रभावित करता है। हम अपना इतिहास नहीं सीखते। जाति व्यवस्था ब्रिटेन में आरंभ हुई एक शैक्षिक परियोजना थी और देखें कि ये कहां समाप्त हुई। दक्षिण में द्रविड़वाद आंदोलन के साथ आर्य द्रविड़ विभाजन भारत में एक वास्तविक चिंता है। ये केवल इंग्लैंड की एकांत शैक्षिक परियोजनाएं नहीं हैं। उनके पास वास्तविक विश्व में आने का एक मार्ग है। भारत विखंडन शक्तियां इसी के लिए है। मैं कुछ टिप्पणियां करूंगा और फिर एक प्रश्नोत्तर सत्र होगा। विभिन्न देशों के भारत विखंडन शक्तियों के पास भारतीय बाजार में अधिक अंशधारिता के लिए धर्म प्रचार और माओवाद के रूप में व्यवस्थित महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। पाकिस्तान का आईएसआई भी उनसे जुड़ गया है और भारत के कई क्षेत्रों में सम्मिलित है। भारत में 3 विस्तारवादी विचारधाराएं काम कर रही हैं। काम कर रही पश्चिमी विचारधाराएं 2 प्रकार की हैं। एक ईसाई दक्षिणपंथ और एक हस्तक्षेपवादी वामपंथ विचारधारा। कुछ क्षेत्रों में चीनी और माओवादी हैं।
आईएसआई और इस्लामवादी कुछ क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन तीनों विस्तारवादी विचारधाराओं में से प्रत्येक ने खुलकर प्रमुख विश्व दृष्टिकोण बनने की अपनी मंशा की घोषणा की है। उनमें से प्रत्येक भारत को बड़े हाथी के रूप में देखता है, जो कुछ समय के लिए सभी के लिए बहुत सारा भोजन है। भारत के बाहर वे एक दूसरे से लड़ते हैं। चीन और पश्चिम और इस्लाम के बीच सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है, परंतु भारत में वे एक समान शत्रु से लड़ रहे हैं। इस प्रकार हम चरम वामपंथ और चरम दक्षिणपंथ के बीच सहयोग पाते हैं, जो दोनों भारतीय राज्य को लक्ष्य बनाए हुए हैं। उन्हें वित्त पोषित कौन कर रहा है? चरम वामपंथ और दक्षिणपंथ को निधि देने वाली संस्थाएं पश्चिम में एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये पता लगाने जैसा है कि आपके चरम वामपंथी और चरम दक्षिणपंथी ब्रिटिश नेता भारत में सहयोग कर रहे एवं लोगों का वित्त पोषण कर रहे हैं। ये एक बहुत विचित्र बात है, परंतु मेरी पुस्तक को छोड़कर किसी ने भी इसे इंगित नहीं किया है। वामपंथी और दक्षिणपंथी भारत विखंडन शक्तियां अपने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में कट्टर शत्रु हैं, परंतु इस हाथी को मारने की एक अस्थायी परियोजना के लिए और थोड़ा सा भोजन करने के लिए और फिर अंततः एक दूसरे से लड़ने के लिए वे सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विदेशी सरकारें सम्मिलित हैं। विदेशी संस्थाएं जैसे CIA व अन्य सम्मिलित हैं। मैं गया और अध्ययन किया कि वे क्या कर रहे हैं। शिक्षा जगत और जो लोग दक्षिण एशियाई अध्ययनों, इंडोलॉजी इत्यादि में हैं, वे भारत विखंडन शक्तियों के साथ गठबंधन में हैं। चर्च समूह सम्मिलित हैं। अनुदान देने वाले कई प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं। नेटवर्क बहुत बड़ा है और भारत में किसी ने भी इसे एक गंभीर समस्या जिससे हमें लड़ना और जीतना है के रूप में इसे नहीं लिया है। मुझे किसी से सहायता नहीं मिली है। ये एक निजी परियोजना है जिसमें भारत के किसी भी धार्मिक समूह या राजनीतिक संगठन से कोई समर्थन नहीं मिला है, जबकि वे देशभक्ति और सरकार का अंग होने का दावा करते हैं। वास्तव में जो घटित हो रहा है उसका खुलासा कर संकट मोल लेने वाला एक सूरमा कहलाने के स्थान पर मैं अलोकप्रिय और विवादास्पद बन गया। इसके स्थान पर लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं विवादास्पद था। कोई व्यक्ति बाहर आपके लिए लड़ रहा है और वो इस एक व्यक्ति वाली सेना का मुखिया है। आप निजी रूप से बहुत प्रसन्न हैं कि वो आपकी रक्षा करने के लिए बाहर है, परंतु सार्वजनिक रूप से आप उसका समर्थन करने में भयभीत हैं। ये हमारे देश के लिए लज्जा की बात है। बहुत से लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड के कुछ लोगों ने एक ईमेल लिखा था कि इस व्यक्ति को लाना संकटकारी है क्योंकि उसने ये पुस्तक भारत विखंडन लिखा था। उन्होंने मेरी पुस्तक को संदर्भित किया और कहा कि मैं संकटकारी था क्योंकि मैंने उनके जैसे लोगों पर आरोप लगाया था कि वे भारत विखंडन का समर्थन करते हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि वो भारत विखंडन शक्तियों में से एक था, ये कि वे वास्तव में भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा दे रहे थे। मानवाधिकारों को लाने का ये व्यवसाय एक अच्छा छद्म रूप है। लोग भूल जाते हैं कि कोलंबस के बिना कोई अमेरिका नहीं होता। वो भारत के लिए एक मार्ग ढूंढ रहा था जो कि मानवाधिकार लाने के लिए नहीं था। वो वहां जा रहा था क्योंकि भारत एक धनी देश था। ऑटोमन ने एशिया और यूरोप के बीच के भूमि मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए भारतीय सामान यूरोप तक पहुंचने के सक्षम नहीं थे। ये ओपेक के तेल प्रतिबंध के मध्ययुगीन संस्करण की भांति है। यूरोपीय भारतीय व चीनी वस्तुओं के लिए लालायित थे। ये उस समय के सबसे अधिक मूल्यवान सामान थे। यूरोपीय इतिहास में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है।
एक बहुत बड़ा व्यापार था। भारत एक धनी देश था क्योंकि इसके पास एक भारी निर्यात वाली अर्थव्यवस्था, कपड़ा, इस्पात, दवा, कृषि उत्पाद इत्यादि थे। उस समय भारत में किसी को भी यूरोपीय सामान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके पास कुछ भी सार्थक नहीं था। ये औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है। एकमात्र वस्तु जो भारत स्वीकार करता वो सोना था। इसलिए भारत में इतनी मात्रा में सोना पहुंच गया। भारत द्वारा भुगतान में सोने की मांग के साथ मुद्रा भंडार के रूप में सोने का उपयोग भारत के साथ आरंभ हुआ। ये स्वर्ण मानक का इतिहास है। तो ये उस समय का भारत था। चूंकि वस्तुओं को ऑटोमन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग ढूंढना चाहते थे। तो उन्होंने कोलंबस को एक दिशा में और वास्को डी गामा को दूसरी दिशा से भेजा। ये इतिहास के पूरे नए अध्याय को आरंभ करता है और इसके कारण यूरोप का उदय होता है। मैंने ब्रिटिश संसद से कहा कि आपको अपना इतिहास याद रखना चाहिए। आपके साम्राज्य की महानता का इतिहास किसी उत्कृष्ट यूरोपीय व्यक्ति एक्स से आरंभ नहीं होता है, या जब वे अपने स्नान टब में बैठकर इन बड़े सफल विचारों को सोच रहे थे। ये ऐसा नहीं है। यहां तक कि न्यूटन के विचारों ने भी भारतीय गणित से बहुत अधिक उधार लिया है। औद्योगिक क्रांति ने भारत के वस्त्र और इस्पात, जो भारत के वैश्विक व्यापार में भारी योगदान देते थे, से बहुत उधार लिया। ये दोनों ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में पहले सफल उत्पाद थे। आप भारतीय प्रभाव और ब्रिटेन में इन दोनों उद्योगों को खड़ा करने के लिए वे भारत से जो ले गए थे उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो विश्व का पूरा इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। हमारे लोग सिपॉय हैं क्योंकि वे साम्राज्य के लिए काम कर रहे हैं। मूल सिपॉय से भिन्न, जिन्होंने जनरल डायर के अधीन जलियांवाला बाग जैसे स्थानों पर अपने साथी भारतीयों पर गोलियां बरसाई। आज के सिपाही बौद्धिक सिपाही हैं। वे मानविकी और उदार कला विभागों में अमेरिकी और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में बैठे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप में से कई तकनीकी लोग हैं क्योंकि आप मस्तिष्क की धुलाई से बच गए हैं। जो लोग अभियांत्रिकी, दवा, व्यवसाय के लिए आते हैं, वे अधिक व्यवहारिक, उपयोगी और निष्पक्ष बातें सीखते हैं, जबकि इतिहास, धर्म, मानव विज्ञान, राजनीतिक विचार और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले साथी पश्चिमी यूरोप केंद्रित और प्रायः बहुत ही नस्लीय सिद्धांतों से भरे हुए हैं। मैं लॉर्ड मेघनाद देसाई के साथ बहस करना चाहता था, जिसे बाद में वहां एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने उनके समर्थन में कुछ वक्तव्य दिए हैं जिन्हें मैं भारत विखंडन शक्तियां कहता हूं। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, परंतु मुझे बताया गया कि वे बहस के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए हैं कि भारत वास्तव में एक राष्ट्र नहीं है, अपितु बहुत सारे टुकड़े हैं। उन्होंने ये वक्तव्य भारत और यहाँ दिया। मैं अप्रत्यक्ष स्रोतों के स्थान पर उनसे कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा। मुझ पर प्रायः उन बातों का आरोप लगाया जाता है जो मैंने कहा भी नहीं है, परंतु ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं, इसलिए मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं सीधे उनसे कैमरे के सामने पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत के पास लंबे समय तक एक एकीकृत इतिहास रहा है? ये एक बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है जो दुर्भाग्य से भारतीयों ने अपनाया कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत कभी राष्ट्र नहीं था, परंतु ये बकवास है। एक राष्ट्र राज्य का पश्चिमी विचार एक राष्ट्र के गठन की एक भिन्न प्रकार की अवधारणा है। भारत में हमारे पास रामायण है जो सबसे उत्तरी क्षेत्र से सबसे दक्षिणी क्षेत्र सीधे लंका तक की यात्रा के बारे में बात करता है। मार्ग के सभी गांवों, नदियों, पहाड़ों और वनों का वर्णन किया गया है। ये एक एकीकृत परिदृश्य के रूप में भारतीय भूगोल की महागाथा है। जो लोग पूरे भारत में रामायण का सम्मान करते हैं, वे स्वयं को इस एकीकृत राष्ट्र और भूगोल के अंग के रूप में देखते हैं। भूगोल की एकता है।
दक्षिण के लोग गंगा के महत्व को समझते हैं और उनके लिए इसका अर्थ क्या है। उत्तर भारतीय दक्षिण में रामेश्वरम के बारे में जानते हैं। 4 मठ स्थापित करने के लिए आदि शंकराचार्य भारत के 4 कोनों में गए। एकता की भावना है, यही कारण है कि वो चारों ओर गए। कुंभ मेला भारत के सभी कोनों से हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। वे ज्योतिष के अनुसार निश्चित समय पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए वहां जाते हैं। ये भाव है कि हम एकीकृत लोग हैं। हमारी तीर्थ यात्राओं, अनुष्ठानों, कहानियों आदि का एक अभिन्न अंग है। ये एकता बहुत सारी विविधता को भी प्रोत्साहित करती है। हमने एक दूसरे पर विजय प्राप्त नहीं की और आक्रमण नहीं किया और अपनी भाषा नहीं थोपी, इसलिए हम एक विविध लोग बने रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक ही राष्ट्र नहीं हैं। इसलिए मैं वास्तव में ये बहस करना चाहता था कि क्या हम एकजुट हैं या नहीं। क्या हम अंग्रेजों के आभारी हैं कि उन्होंने हमें राष्ट्र की ये भावना दी? संभवतः एक दिन मुझे ये अवसर मिलेगा। हमने स्वदेशी इंडोलॉजी नामक एक परियोजना आरंभ की है। स्वदेशी का अर्थ स्वदेशी भारतीय दृष्टिकोण है। इंडोलॉजी भारत का अध्ययन है। विदेश इंडोलॉजी पश्चिमी दृष्टिकोण है। यहां से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित ऑक्सफोर्ड में, यहां ब्रिटेन में इंडोलॉजी आरंभ हुई थी। सर विलियम जोन्स, जर्मन, फ्रांसीसी और कई अन्य लोगों ने भारत का उनके परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया। हम अवलोकन को उलट रहे हैं और भारतीय दृष्टि के माध्यम से इंडोलॉजी को देख रहे हैं। हमें अपनी दृष्टि के माध्यम से भारत की पुनर्कल्पना करनी होगी, न कि भारत विखंडन की दृष्टि से, और ये एक बहुत लंबी अवधि की परियोजना है। इसमें बहुत समय लगेगा। मैं मूल रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ यही कर सकता हूँ। आपके लिए कुछ पाठ, शोध और कुछ बौद्धिक क्षत्रिय छोड़कर जाऊं, जिन्हें मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तब कुछ समय के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आप लोगों को उत्तरदायित्व लेना होगा और इसके साथ जो करना चाहते हैं वो करें। यही आज का मेरा संदेश है। आने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।